उसे शेयर कर दी थी। फिलहाल आकाश ने वर्क डिटेल्स शेयर करने के बाद राहत की सांस ली। फिर वो दबे पांव अपने कमरे में जाने लगा। अब आगे, क्योंकि लगभग 2 से 3 दिन हो चुके थे और उसने रश्मि से ज्यादा खास बातचीत या प्यार नहीं किया था। और जब तक अरमान बेहोश था, उसने सोचा क्यों ना रश्मि के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। यही सोचकर जल्दी ही वह अपने कमरे की ओर रवाना हो गया। और इतना ही नहीं, सुमित भी जल्दी ही मौका पाकर राधिका के पास जाने लगा। अब मिनी हॉस्पिटल में से आकाश और सुमित को यूं जाता हुआ देखकर आहान और ध्रुव दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। तब आहान ने ना समझी में ध्रुव से पूछा, आकाश भाई को अचानक से क्या हुआ? ये कहाँ जा रहे हैं? वो भी इस तरह से जैसे कोई गलत काम करने जा रहे हो। आकाश भाई और सुमित भाई दोनों के ही चेहरे पर कितने अजीब एक्सप्रेशन थे। आहान कुछ सोचते हुए फिर बोला, आखिर ये लोग कहाँ जा सकते हैं? क्या हमें इनका पीछा करना चाहिए? आहान की बात सुनकर ध्रुव ने अपने माथे पर हाथ मार लिया था। वह समझ चुका था कि इस लड़के को कुछ भी समझाना किसी भी लिहाज से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वह आहान के साथ टाइम बिताकर या उसे समझाते हुए अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और आहान के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया और बहाना बनाया, मुझे लगता है कि आकाश भाई और सुमित भाई जरूर कुछ ना कुछ सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे होंगे। तो तू एक काम कर, तू अरमान भाई के साथ बैठ। और वैसे भी मैंने उन्हें स्ट्रेस फ्री रहने का इंजेक्शन दिया है, तो इन्हें कम से कम अभी 3 घंटे तक होश नहीं आने वाला। तब तक तू उनके साथ बैठ और मैं पता लगा कर आता हूँ कि आखिरकार सुमित भाई और आकाश भाई के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है? आहान को लग रहा था कि ये जरूर कोई सीरियस मैटर होगा, इसलिए वह ईमानदारी से वहां बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो दबी हुई आवाज में टाइगर को देखकर बोला, टाइगर भाई, आप भी अपने कमरे में आराम कर लीजिए। आपका इस तरह से बिल्कुल भी ज्यादा देर तक काम करना ठीक नहीं है। फिर उसने मारिया की तरफ देखते हुए सॉफ्ट वॉइस में पूछा, मारिया दीदी, आप कुछ क्यों नहीं खाती? क्या आपका बच्चा खाने को नहीं मांगता? इस वक्त मारिया को देखकर उसके दिमाग में जो आ रहा था वह लगातार सवाल किए जा रहा था। वहीं मारिया आहान की बेधड़क बातें सुनकर पूरी तरह शांत हो गई थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आहान की बातों का कोई जवाब दे सके। इसीलिए उसने एक नजर टाइगर की ओर चुपके से देखा। टाइगर तुरंत अपनी डार्क वॉइस में आहान से बोला, मारिया, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, किंग के साथ मैं रहूंगा। और मिस्टर आहान सिंघानिया, आप भी जाइए और जाकर आराम कर लीजिए। मैं हूं यहाँ पर किंग की देखभाल करने के लिए। अब जैसे ही टाइगर ने बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन के डार्क वॉइस में उससे से ये कहा, तो वैसे ही आहान टाइगर की इतनी ज्यादा डार्क वॉइस सुनकर पूरी तरह से ठिठक गया था। उसने मन में सोचा, अगर मैंने टाइगर भाई की बात नहीं मानी तो कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर भाई नानी माँ की तरह मुझे भी कंधे पर उठाकर इस मिनी हॉस्पिटल के बाहर न फेंक आए। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी इज्जत का तो पूरी तरह से कचरा हो जाएगा, क्योंकि आहान सिंघानिया तो एकदम बॉडी बिल्डर है और उसका इस तरह किसी के कंधे पर सवार होकर जाना, ये तो सरासर मेरी शान के खिलाफ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जल्दी ही वह उठ खड़ा हुआ और खुद को थोड़ा शांत करके धीमी आवाज में टाइगर से बोला, ठीक है टाइगर भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। मैं आ जाऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए। तब तक आप किंग का ख्याल रखिएगा, ठीक है? लेकिन आहान की बात सुनकर टाइगर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं आहान ने मन में उसे कोसा, खड़ूस कहीं के। ये बोलता हुआ सीधा वो बाहर चला गया था। और बाहर जाकर उसने सोचा, अब जबकि वो अरमान भाई के साथ नहीं बैठ रहा है, तो क्यों ना आकाश, सुमित, ध्रुव जो डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें वो भी शामिल हो जाए। तो यही सोचकर वो स्टडी रूम में आया। लेकिन अब पूरी तरह से सुनसान पड़े हुए स्टडी रूम को देखकर उसने सोचा, ये लोग स्टडी रूम में नहीं है तो किस जगह पर डिस्कशन कर रहे होंगे? क्योंकि मोस्टली सभी लोग अगर किसी तरह का कोई डिस्कशन किया करते थे तो स्टडी रूम में ही किया करते थे। अब स्टडी रूम में उन लोगों को न पाकर वह थोड़ा परेशान हो चुका था। इसीलिए बिना देरी किए आहान जल्दी ही तहखाने की ओर जाने लगा। उसने सोचा कि शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा सीरियस डिस्कशन हो रहा है जो वह स्टडी रूम में भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शायद सब के सब तहखाने में चले गए होंगे। तो यही सोचकर आहान फटाफट से अब तहखाने में जाने लगा। और जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा तो अब उसकी हैरानी का फिर कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि तहखाने में भी कोई मौजूद नहीं था और तहखाना पूरा खाली पड़ा हुआ था। अब तो आहान को कोई ना कोई गड़बड़ नजर आने लगी थी कि जरूर कोई बड़ी बात होगी जो शायद वो लोग फार्म हाउस पर जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। तो उसने सोचा, उसे सबसे पहले रौनक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम से फार्म हाउस जा रहा है। यही सोचकर वह अब तुरंत ही ऊपर जाने लगा था। अब देर न करते हुए जैसे ही वह रौनक के कमरे की ओर जाने लगा, अचानक से आकाश के कमरे के पास जाते हुए उसके कदम खुद ब खुद रुक गए थे। आकाश के कमरे में से उसे कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अब आहान सोच में पड़ गया कि आखिर इस आवाज का क्या मतलब हो सकता है, और अगर आकाश भाई फार्म हाउस पर हैं तो इस तरह से उनके कमरे में से अजीब सी आवाज क्यों आ रही है? क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? लेकिन हो सकता है कि रश्मि दीदी किसी रॉन्ग सिचुएशन में हो। कहीं ना कहीं आहान बार बार अपना सिर खुजा रहा था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से मचल उठा, क्योंकि अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कैसी है, न ही आवाज सुनकर वह उसका अनुमान लगा पा रहा था। फिलहाल उसने देर न करते हुए तुरंत ही दरवाजे को जोरों से पुश किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। यह देखकर तो आहान और शक में आ गया कि आखिरकार चल क्या रहा है इस घर में। दरवाजा बंद क्यों है? मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले ध्रुव को कॉल कर लेना चाहिए। अब देर न करते हुए आहान ने फटाफट से अपना फोन निकाला और ध्रुव को कॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन ध्रुव ने भी अपना फोन नहीं उठाया, क्योंकि ध्रुव भी अब किसी जरूरी काम में बिजी था। अब तो आहान का दिमाग पूरी तरह से घूम रहा था, लेकिन अंदर से आ रही अजीब सी आवाज उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो देर न करते हुए वह फटाफट से गार्डन में आया। गार्डन में जाकर वह आकाश के कमरे की खिड़की के पास पहुंच गया
और जैसे ही उसने खिड़की से थोड़ा सा अंदर झांक कर देखा तो तुरंत ही उसके चेहरे से पसीना टप टप गिरने लगा और वह तुरंत ही मुंह पर हाथ रखकर वहां से तेजी से भाग गया। वहां से भागने के बाद उसने सीधा बाहर आकर गहरी सांस ली और सोचने लगा, यह सब क्या हो रहा है? इसका मतलब ध्रुव। अब देर न करते हुए आहान ने अपने कदम खुद ब खुद ध्रुव के कमरे की ओर बढ़ा दिए थे और जैसे ही वह ध्रुव के कमरे की खिड़की के बाहर आया और उसने थोड़ा सा झांक कर खिड़की से देखा तो वह तुरंत ही पीछे होकर खड़ा हो गया। फिर वो वहां से भी दौड़ लगाकर सीधे सुमित के कमरे की खिड़की के बाहर पहुंचा और सुमित के कमरे का भी नजारा ऐसा ही कुछ था। तो उसकी हैरानी और बढ़ चुकी थी। माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए वह तुरंत ही गार्डन में गया जहां पौधों को पानी देने के लिए पाइप पड़ा हुआ था। उसने पाइप को उठाया और वहीं पर पानी चालू कर दिया। उसका शरीर इस वक्त एक अलग तरह के गुस्से से भड़क रहा था। तभी वह एकदम से गुस्से में तमतमाया, अच्छा तो इस ध्रुव के बच्चे की सीक्रेट मीटिंग यह थी और मैं न जाने कब से क्या क्या सोच रहा था। ये लोग मुझे यहाँ मीटिंग के नाम पर उलझाकर खुद मौज मस्ती कर रहे हैं। कमरों में कोई और नहीं, सभी अपनी अपनी बीवियों के साथ रोमांस कर रहे थे। यह चीज वह अपनी आंखों से देख चुका था। वहीं आकाश, जिसे लगभग 24 घंटे से होने वाले थे, उसे अब तक रश्मि के साथ किसी तरह का कोई टाइम स्पेंड का मौका नहीं मिल पाया था और अब उसे रश्मि के साथ टाइम स्पेंड करने की पूरी तरह से आदत हो चुकी थी। इसलिए उसने गहरी सांस ली और फटाफट से रश्मि को लेकर वह कमरे में आ गया। रश्मि का गुस्सा अभी भी चढ़ा हुआ था क्योंकि आकाश जब फार्म हाउस पर था उसने एक बार भी रश्मि से ढंग से बात नहीं की थी और केवल हल्की फुल्की हाँ ना करके फोन काट दिया था। तो रश्मि का गुस्सा देखकर आकाश ने तुरंत उसके माथे को चूम लिया और मदहोशी भरी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी प्यारी बीवी मुझसे नाराज है, लेकिन अभी तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी है। हम खुलेआम नहीं मिल सकते, लेकिन हम चुपके चुपके तो मिल सकते हैं ना। अब आकाश के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर रश्मि को हंसी भी आ रही थी और साथ ही साथ वो आश्चर्य से सोच रही थी कि उसके पति को क्या हो गया है। ये तो वही वाली बात हो गई, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों टाइप। तब रश्मि आकाश से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक आकाश ने तुरंत देर न करते हुए अपने होठों को रश्मि के होठों से जोड़ दिया था। ठीक उसी वक्त आहान, जो कि खिड़की से आकर उनको देख चुका था, वो फटाफट से वहां से भाग गया, मानो जैसे किसी ने उसके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। वहीं आकाश के कमरे में जो आवाज गूंज रही थी, वही गूंजने वाली आवाज बाहर से अजीब सी सुनाई दे रही थी। इसलिए आहान को गलतफहमी हो गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वरना वह मदहोशी भरी आवाजों को अच्छी तरह से पहचानता था। फिलहाल आकाश ने जल्दी अपने होठों से रश्मि के होठों को सील कर दिया था। वहीं रश्मि अब सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी थी। साथ साथ वह आकाश को मना भी करना चाहती थी कि इस तरह से उसका किस करना ठीक नहीं है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। फिलहाल आकाश इस बात को समझता था और जल्दी ही रश्मि के होठों को छोड़कर उसकी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन को चूमने लगा था। वहीं रश्मि आकाश को खुद से दूर भी करना चाहती थी, लेकिन अब आकाश के उसके इतने करीब जाने पर वह उसे रोक नहीं पाई और उसका साथ देने लगी थी। जल्दी ही आकाश ने उसके कपड़ों को उससे अलग करना शुरू कर दिया था। वह बड़ी सावधानी से, ताकि रश्मि को किसी तरह की कोई तकलीफ न पहुंचे, पूरी तरह ध्यान रखते हुए अपने होठों का इस्तेमाल करते हुए रश्मि के साथ पूरी तरह से फिजिकल होने लगा था। रश्मि भी जल्दी ही आकाश को प्यार करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सुमित राधिका को पाने के लिए पूरी तरह से बेताब था। ऊपर से राधिका, जो कि सुमित से काफी नाराज थी क्योंकि राधिका ने सुमित से कहा था कि रौनक और रश्मि की प्रेगनेंसी को देखकर उसका भी प्रेग्नेंट होने का दिल करता है। जिस तरह से रौनक कितने ही सारे अजीब अजीब तरह के खाने खाया करती थी, राधिका सोचती थी कि काश वह भी इसी तरह के अलग अलग तरीके के खाने खाए। और जिस तरह से रश्मि दीदी और साथ साथ नानी माँ रौनक के लाड़ उठाती हैं, वैसे ही उसका भी कोई लाड़ उठाए, क्योंकि राधिका के दिल में परिवार की कमी हमेशा से खलती रहती थी। जब से वह कोमा में थी तब से उसका परिवार उससे पूरी तरह से जुदा हो चुका था। परिवार के नाम पर सिर्फ सुमित के अलावा उसकी जिंदगी में कोई भी अपना सगा नहीं था। हालांकि आस्था, अरमान और साथ ही साथ पूरे परिवार ने उसे अपनाया था, जिन्हें वह बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन किसी अपने का एहसास अब उसकी जिंदगी में खाली था और इसीलिए राधिका प्रेग्नेंट होना चाहती थी। लेकिन सुमित ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि अभी वह पिता नहीं बनना चाहता है। ये बात राधिका को पूरी तरह से खटक गई थी, इसलिए वह सुमित से कोई बात नहीं कर रही थी। वहीं सुमित समझ चुका था कि राधिका उससे क्यों नाराज है। तब सोच विचार करते हुए उसने राधिका को अपनी गोद में उठा लिया और बोला था, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, लेकिन मुझे अपनी बीवी को मनाना अच्छी तरह से आता है। अब राधिका, जिसका इरादा सुमित से बात करने का नहीं था, यह सुनकर चौंक गई। लेकिन तब तक सुमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सीधा बाथरूम में ले आया। अपनी बाहों में भरकर उसने उसे कसकर गले से लगा लिया था और इस मोमेंट को आहान ने चुपके से देख लिया था। फिलहाल सुमित ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और सीधा बाथरूम में ले आया। जैसे ही वो राधिका लेकर अंदर आया, उसने उसे सीधे ठंडे पानी से भरे हुए बाथटब में लेटा दिया। अब राधिका चीख पड़ी। अचानक ठंडे पानी के फेरे जैसे ही उसके शरीर पर पड़े तो उसके मुंह से आह निकल गई। तब सुमित आगे बढ़ा क्योंकि राधिका के पहने हुए कपड़े अब उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके थे, जिसमें वह बेहद आकर्षक और मोहक लग रही थी। फिलहाल देर न करते हुए सुमित ने जल्दी ही पूरी तरह से राधिका को अपने प्यार में मदहोश करना शुरू कर दिया था। राधिका के